कल हमने परचेज पे क्लोज किया था। कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हो तो हम बाद में भी उस पर डिस्कस करेंगे, जो सेटअप वगैरह। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी सेल के लिए। तो हमें अब यहाँ से अगर इन्वेंट्री में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सेल का आ रहा है, लंबी लिस्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल, जिससे आपका स्टॉक आउट होगा। यहाँ पर सेम इन्वेंट्री का नेचर का है सेल इनवॉइस, तो दो वाउचर इफेक्ट होंगे। स्टॉक को भी इफेक्ट करेगा और आपका फाइनेंस को भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जीएसटी रिपोर्ट वगैरह सब चीज़ें। राइट। तो अगर हम यहाँ पर F4 करते हैं, शॉर्टकट में है, F4 भी ऑप्शन है। तो हमारे पास सेल का फॉर्म आ गया। सीरीज सिलेक्शन के बाद इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, जो हमने सीरीज में सेट किए थे कि हमारे इनवॉइस नंबर क्या चलना चाहिए। राइट। और डेट भी मेरी ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ रहा है, मैंने टैब स्टॉप डेट पे नहीं दिया है। अब मेरे सामने जो हेल्प खुल के आएगी सबसे पहले वो आपकी आपकी अकाउंट लिस्ट की। तो यहाँ पर मेरे पास जो है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में संडी डेटर जो ग्रुप हमें शो हो रहा है, संडी डेटर मतलब हमारे जो कस्टमर बेस है और कैश का अकाउंट, ये हमें बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप के अकाउंट शो होंगे, मतलब जो हमारे कस्टमर के हैं। ठीक है। अब मुझे ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, नीचे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। और यहाँ पर आप नया F2 से क्रिएट भी कर सकते हैं अकाउंट मास्टर। ये मैंने आपको पहले भी परचेज के टाइम पे बताया था। राइट। मान लीजिए सेल में नया क्रिएट करना है तो फिर से F2 दबाया और यहाँ पर हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट है, चाहे वो रिटेलर्स है या होलसेलर है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही ग्रुप आपको शो हो रहा है, वैलिडेटर कस्टमर। तो आपको यहाँ पर बस एंटर करके आगे जाना है और यहाँ पर हम उसका पूरा एड्रेस का डिटेल डालेंगे। ठीक है। वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस एरिया में है और कौन सा सिटी है, इस तरह से कंप्लीट जो एड्रेस है उसका वो आप 3 लाइन में उसका यहाँ पर एड्रेस 1 2 3 में एंटर करेंगे। ठीक है। उसका अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो फोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी नंबर है, कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पे पंच कर दिया। पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, प्रोपराइटर है, डायरेक्टर है, क्या है, मेल आईडी। यहाँ पर मेल आईडी जो है वो आपको लिखना है, और जीएसटी नंबर। ठीक है। जीएसटी नंबर से मैंने पहले भी बताया था कि वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड रहेगा, और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड रहेगी। ये तो बात होगी जो अकाउंट डिटेल। यहाँ पर अगर आप ड्रग लाइसेंस नंबर है तो वो अपना ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर वो पंच करेंगे इस तरह से। ठीक है। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी, फिर से एक बार रिपीट हो गया और मैंने सेव कर दिया। इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन पे भी हम जाएंगे अभी। तो वो चीज़ें मुझे नीचे शो हो रही हैं और मैंने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया तो पे टाइप पे कैश या क्रेडिट ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है तो वो पोस्टिंग जो है सीधा कस्टमर के इस अकाउंट लेजर में शो होगी। राइट। तो पहले हम एक बार क्रेडिट बिल बना लेते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने अल्फाबेटिकली A to Z शो हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका नेम वाइज शो हो रहा है। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिनको अगर कोड से सर्च करना है या बारकोड से सर्च करना है तो अगर जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे और वापस इधर इस बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसको हम बोलते हैं सर्च इंडेक्स। ठीक है। तो सर्च इंडेक्स आपका जिस पे सेट है उसी पे सर्चिंग आपकी चलेगी। अगर मैं यहाँ पे बी टाइप कर रहा हूँ तो बी वाले मेरे पास प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने जैसे 3 कैरेक्टर लिखे मेरे सामने, ये दो प्रोडक्ट सर्च होके आगे। दैट टाइम फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन करके और एंटर से आगे जाना है। राइट। इसके बाद हमारे सामने जो है वो बैच सिलेक्शन के लिए विंडो आ रही है कि हमें अब बैच सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बैच यहाँ पर सेल आउट करना है। और बैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फर्म का कोड है, फर्म का नाम है। ये इसलिए कि
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मल्टी फर्म का ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो एक ही सेल फॉर्म पे हम जितनी मेरी मल्टी फर्म है, एक से ज़्यादा फर्म हो सकती है, तो उनकी बिलिंग एक साथ एक ही फॉर्म पे कर सकते हैं। राइट। अब ये थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं कि ये हमने क्यों बनाया था। कि जैसे एक कस्टमर है, उसके पास ऑनर एक ही है, ठीक है। अब उनके पास दो कंपनियां के अंदर उन्होंने दो कंपनी उनकी रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉकशिप ले रखा है। राइट। तो कुछ कंपनी ए फर्म के अंदर है और कुछ कंपनी मेरी बी फर्म के अंदर रजिस्टर्ड है। अब क्या है कि उनके पास जब रिटेलर आता है स्टॉक लेने, तो वो अपना प्रोडक्ट उसको जो चाहिए तो वो अपना बोलता जाता है कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसकी अपनी ऑर्डर लिस्ट होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको दो डेटाबेस अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, एक फर्म का अलग और दूसरी फर्म का अलग। राइट। तो मुझे क्या फिल्टर करना पड़ेगा कि मैं ये वाले प्रोडक्ट पहले ए फर्म में बिलिंग करूं और दूसरे प्रोडक्ट में बी फर्म में बिलिंग करूं। तो वो चीज़ों का जो सारा सॉल्यूशन है वो आपको रिकॉन में मिलेगा। इसमें आप मल्टी फर्म क्रिएट करेंगे, मल्टी फर्म में परचेज अलग अलग डालेंगे और सेल कंबाइन में करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं। बैच डिटेल विंडो, बैच नंबर, और अगर बहुत सारे बैचेज आपके पास यहाँ पर है। अब ये बैच का जो इंडेक्स है ये आपका सेटअप से सिलेक्ट होता है कि बैच नंबर जो है वो मेरा इंडेक्स किस बेस पे आएगा। मतलब अ, कई सारे मेथड हैं, लिफो भी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो सिस्टम है, या नियर एक्सपायरी वाला है तो एक्सपायरी डेट पे भी और एमआरपी पे भी आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आप वो इंडेक्स करते हैं तो वो इंडेक्सिंग चेंज हो सकती है कि सबसे टॉप पे आपका कौन सा बैच रहेगा। ठीक है। तो वहां से आपको बैच सिलेक्शन करना रहेगा। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर F3 करते हैं तो ये बैच की विंडो ओपन होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास अथॉरिटी है, जैसे मैंने एडमिन यूजर से लॉगिन किया है, तो आप यहाँ पर क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है उसका ओपनिंग स्टॉक, एक्सपायरी डेट, इस बैच के अंदर हमें क्या स्कीम एंटर करना है, एडिट करना है, तो आप यहीं से उसको कर सकते हैं। और स्टॉक क्वांटिटी को होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पर स्कीम ये दे देता हूँ और होल्ड क्वांटिटी अगर मैंने 10 पीस दे दिया, और ये इसका पीटीआर एमआरपी अगर गलत एंटर हो गया है एट द टाइम ऑफ इनवर्ड एंट्री के है, परचेज के टाइम पे या स्टॉक रिसीव करते टाइम मैंने गलती हो गई, ऑपरेटर से हमने गलत एमआरपी पंच कर दिया है, तो आप यहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। चाहे वो बारकोड है या ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने स्टॉक जो मेरे पास 50 था उसमें होल्ड क्वांटिटी आपकी 10 में चलेगी। होल्ड क्वांटिटी इसलिए कि मुझे इसका स्टॉक जो है इतना होल्ड करना है, एकदम से बिक ना जाए। राइट। एबीडी मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। बैच विंडो आपके सामने आ गई। इसमें पूरे बैच में वो डिटेल्स आ रही हैं जो परचेज की भी नीचे डिटेल्स आ रही है कि हमने किस सप्लायर से परचेज किया था, इसका इनवाइस नंबर, ये डेट, ताकि हमें ये पता चल रहा है कि हमने ये स्टॉक कब रिसीव किया था। और ये बैच है जो इसकी एक अलग से डिटेल आ रही है। राइट। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अलग अलग स्टॉक है और दोनों में जो है मेरी परचेज पे अलग अलग डील आई है या डिस्काउंट आया है। ठीक है। ये बैच वाइज आपकी जो है अलग अलग यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें मेरे यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पीटीएस, मतलब मेरा जो परचेज रेट है ये आ रहा है 6.25, जो मैंने परचेज रेट के कॉलम में डाला था परचेज करते टाइम। राइट। अब इसी के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉस्टिंग आ रही है 5.29। ठीक। तो कॉस्टिंग आपकी क्या सर होती मैं है, इसी के संबंधित कुछ पूछ सकता हूँ सर? राजीव श्रीवास्तव। पूछिए। सर कई बार क्या होता है, जैसे ये जो बैच नंबर परचेज जो चढ़ाते जाते हैं और पहले आ जाती है, पहले सेल कर देते हैं, चढ़ जाती है, उस समय क्या होता है ये डबल डबल बैच बन जाते हैं। फिर क्वांटिटी वो एक तरफ वो माइनस करता चला जाता है, एक तरफ प्लस करता है। बाद में मेरे से पूछता है
मेरा स्टॉक नहीं मिल रहा, फिर जाकर उसको करेक्ट कराना पड़ता है। ऐसा नहीं बैच अगर सेम हो तो वो उसी को करेक्ट करे। तो आप कॉस्टिंग कहाँ से निकालेंगे अगर आपने सेल कर दिया तो? उस केस में आपको जो बैच जब आप क्रिएट करते हैं, जनरल 2 में ऑप्शन है, कंट्रोल लॉ में जनरल 2 में ऑप्शन है, ठीक है। हाँ अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो चेंज बैच का ऑप्शन है। और यहाँ पे हाँ चेंज बैच का मतलब ये है कि जब आप परचेज चढ़ा रहे हैं तो बैच नंबर जो है वो सॉफ्टवेयर कैसे उसको डिफर करे। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पर नेवर है, तो मतलब अगर आप बैच नंबर है हमेशा मैनुअल ही डालेंगे, तभी वो उसका रिकॉर्ड अलग से जनरेट करेगा। अदरवाइज जो बैच अगर पहले से पड़ा आप सिलेक्ट करते हैं तो वो उसी को ही ओवरराइट करेगा। तो राजीव आपको यहाँ पे नेवर रखना है। कॉस्ट डिफर होता है कि अगर आपका बैच नंबर सेफ है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने परचेज चढ़ाई थी, जब मैं अभी सेल में बता रहा हूँ आपको, ये जो बैच नंबर है ये आपका BT0001 सेम है। और हो सकता है कि ये बैच मुझे किसी दूसरे स्टॉकिस्ट ने दिया हो, या ये भी हो सकता है कि मैंने लास्ट मंथ खरीदा था, उसकी कॉस्टिंग या स्कीम मुझे अलग अलग की आई थी, या मैंने दूसरे सप्लायर से खरीदा तो उसने मुझे डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा दे दिया, है ना। तो मेरी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, नेवर पे रखेंगे, तो जो मेरी लास्ट परचेज होगी उस बैच की, वही मेरी कॉस्टिंग और रेट और MRP उस पर अपडेट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि बैच नंबर सेम हाँ है, रिकॉर्ड उस पर अपडेट ओवरराइट हो जाएंगे। तो अगर मैंने मान लीजिए पहले 50 पीस या 50 बॉक्स खरीद के रखे थे, और उसमें से इस मंथ में मेरे पास 30 सेल आउट हो गए, अब मेरे पास 20 पीस बचे हुए हैं। इस महीने में मैंने दूसरे स्टॉक से माल खरीद लिया क्योंकि उसने मुझे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया। अब क्योंकि उसकी कॉस्टिंग अलग हो चुकी है लेकिन बैच नंबर सेम है, तो अगर मैं नेवर रखता हूँ तो मेरे को वही बैच नंबर पे ओवरराइट हो जाएगा। अब मेरी कॉस्टिंग जो होगी वो 50 मैंने नए खरीदे और 20 मेरे पास पुराने बचे हुए हैं, तो मेरे पास उस बैच की लास्ट परचेज किससे दिखाएगा? आपके नए वाले सप्लायर से। पुराने सप्लायर की हट जाएगी, वो बैच के रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। दूसरा चीज क्या होगी कि मेरी कॉस्टिंग जो है वो नए के हिसाब से अपडेट हो जाएगी। तो मेरे टोटल जितना स्टॉक है 70, 50 जो मैंने अभी खरीदा और 20 पुराना, दोनों का जो है रेट अपडेट आपके हो जाएंगे। हालांकि बैच नंबर सेम है तो मेरा MRP और एक्सपायरी सेम रहेगी, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि जैसे कॉस्ट या MRP दोनों में से एक चीज डिफर हो जाए। कि कई बार क्या होता है कि सर मेरी जो है कॉस्टिंग भी चेंज हो सकती है और MRP भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर देखिए आपकी MRP चेंज होती है तो बैच आपका अलग ही, फिर बैच नंबर अलग होगा। लेकिन ये ऑप्शन उन जगह के लिए यूज होता है जो लोग बैच नंबर नहीं डालते हैं, वो लेकिन फिर भी चाहते हैं कि मेरा स्टॉक जो है वो दोनों अलग MRP आए तो दोनों डिफर शो करे, ठीक है। जैसे कि अगर आप FMCG में काम कर रहे हैं तो वो लोग MRP से लेके चलते हैं, उनको बैच नंबर से ज्यादा वो मेंटेन नहीं करते हैं। FMCG की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अगर यार सर MRP जो है 10 थी, आज तक जो भी 10 पे आ रही है मैं सब माल उस आइटम का 10 पे ही सेल आउट कर रहा हूँ, उसी रेट से उसी हिसाब से सेल कर रहा हूँ। अगर इसका MRP कल बढ़ के 10:30 या 11 हो जाता है या कम हो जाता है तो वो मुझे लॉट अलग शो करे, मुझे स्टॉक अलग से शो करे, तब आप ये कॉस्ट और MRP डिफर लेके चलेंगे। या सिर्फ MRP डिफर पे चाहिए तो MRP डिफर। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो आपको बारकोड और MRP डिफर दोनों में से कोई भी चीज चेंज होती है तो आप ये ऑप्शन लेके चलेंगे। और गारमेंट वगैरह में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ना बैच होता है ना MRP होती है, कुछ नहीं होती, एक बार कपड़ा आ गया अगली बार दूसरा नया ही आता है ना। या मैंने एक सेट खरीदा उसके अंदर मेरे 6 सूट के पीस हैं, 6 के 6 पे अलग अलग बारकोड जनरेट करना है या नंबर उसका अलग अलग लॉट क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑलवेज लेके चलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से अब वापस चलते हैं। तो बैच के बारे में आपने जान लिया। अब मैं ये था यहाँ पे, ये परचेज रेट है, ये कॉस्टिंग है। कॉस्ट आपकी कैसे कैलकुलेट होती है? सबसे पहले इसमें जो है आपका स्कीम जो आपकी आई है वो लेस होगी, राइट। अगर देखिए यहाँ पे 22 पीस है
तो इसमें 20+2 आया है, तो आपको क्या है, इसका पहले कॉस्टिंग आपको निकालनी है। तो इसकी कॉस्टिंग आप कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला दे दूं कि आपका जो रेट आया है उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करिए, और जो स्कीम आई है 20+22 से डिवाइड करिए, तो आपकी पर पीस की कॉस्टिंग निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी वो निकाल सकते हैं। आप कॉस्टिंग के अंदर उसके बाद जो है आपका डिस्काउंट, जो भी 1 2 3 4 मैंने 4 तरह के डिस्काउंट बताए थे, और वो सारे लेस हो जाएंगे, तो आपकी जो है कॉस्टिंग आपकी ये आ जाएगी 5.29। नेक्स्ट इसमें है कि आपका कॉस्टिंग इंक्लूसिव, इसका मतलब है कि आपका जो टैक्स है इस पे 12% जीएसटी है। तो अगर 5.29 पे आप 12% जीएसटी ऐड कर देंगे, तो आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी 5.92। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो स्टॉक है इसकी आपकी विद टैक्स के साथ जो वैल्यू है वो आपको 5 रुपये 92 पैसे में आपको पड़ा है। आपकी लैंडिंग 5 रुपीज 92 पैसा है, राइट। अगर मैं होलसेल की बात करूं, अगर एक स्टॉकिस्ट माल खरीद रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से और वो आगे सेल आउट करता है, तो जो जर्नल ट्रेड है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जर्नल ट्रेड है एक स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी स्टॉक की वैल्यूएशन है वो 5.29 होती है। मतलब विदाउट विदाउट टैक्स हम कॉस्टिंग मान के चलते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं एक्सक्लूसिव और टैक्स में माल खरीदता हूँ, है ना। जब मैं परचेज करता हूँ तो मैं टैक्स अलग से पे करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा जो परचेज रेट है 6.25, ये मैंने परचेज किया तो 6.25 में टैक्स इंक्लूड नहीं है, ये मेरा बेस परचेज रेट है। इसी तरह जो मेरी कॉस्टिंग आई है वो डिस्काउंट के बाद 5.29 विदाउट टैक्स आई है। और जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ 6.70 में, ये देखिए ऊपर 6.70, इसमें जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ तो ये भी मेरा विदाउट टैक्स है, मैं टैक्स अलग से कैलकुलेट करूंगा। तो जो मैं मार्जिन अपना निकालूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा, वो मैं विदाउट टैक्स ही निकालूंगा। पर अगर रिटेल के केस में, लास्ट 1 मिनट बचा है, अगर रिटेल के केस में अगर देखेंगे तो आप कॉस्ट जो है इंक्लूसिव मान के चलते हैं, क्योंकि जब मैं एमआरपी पे सेल आउट करूंगा तो एमआरपी पे टैक्स इंक्लूडिंग होता है और उसमें हम टैक्स रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें कॉस्टिंग हम जो है ये मान के चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक ठीक। अब इसमें जो है ये आपको इधर परचेज की डिटेल्स भी शो हो रही है, राइट। और क्या क्या परचेज में आपको मिला, इधर आपको जो है ये आपको बता रहा है कि आपने सेल पे इस पे क्या स्कीम रखी है इस बैच के अंदर। और नीचे वाले बैच के अंदर मैंने स्कीम नहीं रखी है, वो मैंने ऊपर वाले में रखी है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ अगर मुझे ऑपरेटर या बाय डिफॉल्ट नहीं शो करना है, तो अगर यहाँ पर आप इंसर्ट का एक बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अगर इंसर्ट का बटन रहता है ये बाय डिफॉल्ट आप सेटअप से बंद भी रख सकते हो कि मुझे ये सेल वाली जो चीज़ें हैं, रेट एमआरपी क्या है ये शो कराना है, इस पे ये स्कीम है और ये स्कीम है, लेकिन मुझे परचेज की या कॉस्टिंग शो नहीं करानी है, तो इसको आप परमानेंट भी बंद कर सकते हैं। और बिलिंग के टाइम पे आप इंसर्ट की से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। वापस इंसर्ट की दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसी बैच पे अगर F4 करेंगे, यहाँ पर अगर F4 करते हैं तो आप उसका स्टॉक का लेजर जो भी पीरियड आप देंगे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का कोड सेलेक्ट हो गया और ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे सेलेबल स्टॉक, तो वो स्टॉक का उस पर्टिकुलर बैच का इन आउट आपके सामने आ जाएगा। तो 22 पीस इन हुए, इस पर्टिकुलर बैच से मेरा सेल आउट कुछ नहीं हुआ, तो स्टॉक भी मेरा 22 पीस है, राइट। तो एस्केप किया, आगे गए। इसके बाद आपने यहाँ पे क्वांटिटी डालना है जितना आपको सेल आउट करना है। तो मैंने 10 दिया तो इसने यहाँ पे 1 फ्री में अपने आप ले लिया। तो ये अपने आप उसने कैसे लिया कि अगर हमने बैच में स्कीम ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो ये चेक करेगा कि आपको मैंने जो कल बताया था प्रोडक्ट मास्टर के अंदर कि फुल स्कीम है या क्या है, ठीक है। तो ये भी चेक करेगा। तो ये तो हो गया जो उसने डिफॉल्ट जो है आपने डिस्काउंट या स्कीम आपका उठा लिया। अब इसमें अलग अलग उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट दिया और दूसरा बैच आपने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया। अब कुछ लोग डेसिमल में भी देते हैं, तो वहां पर अगर आप ये दे रहे हैं और इस पे अगर आप आगे जाएंगे तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। या आपको पूरा उतना ही डेसिमल डालना है। अगर गलती से 4.5 भी डाल देंगे तो वो शुड भी इंटीजर होना चाहिए,
तो ये इस तरह से ही आप आगे जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से डेसिमल में देंगे, और ये डेसिमल में आप तभी दे सकते हैं अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट पे डेसिमल यस कर रखा है। अगर आप जो है स्कीम डेसिमल में भी आगे देना चाहते हैं तो आपको डेसिमल यस करना होगा। अगर ये नहीं ले रहा है तो दैट मीन्स आपका डेसिमल ऑन नहीं है। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए डेसिमल ऑन नहीं है, फिर भी लोग डेसिमल में देते हैं स्कीम में। और इसके बाद अगर आप ये जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, और मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर वो पूरी क्वांटिटी डाला और यहाँ पर 0.5 आपने स्कीम में दिया, तो जब आप एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि फ्री स्कीम देना है, यस या नो। अगर मैं यस करता हूँ तो ये क्या करेगा कि इसने इसको रिवर्स पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसने इसको रिवर्स पे कैलकुलेट कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने यहाँ पर क्वांटिटी दे दी 5 पीस, ठीक है, फ्री का ऑप्शन यूज ही नहीं करते आज की डेट में। जो नया ट्रेंड है, क्योंकि कंपनी वाले भी फ्री क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि जैसे स्कीम हमें शो हो रही है भाई हमें देनी है, तो वो उसको रेट पे देते हैं। तो उसका रेट पे वो स्कीम काट के दे देंगे कि हमें 10+1 नीचे शो हो रहा है, हमने कहा कि 10+1 देना है, तो हम यहाँ पे फ्लैश का बटन दबाएंगे। अगर आप फ्लैश का बटन दबाएंगे तो आपके सामने स्कीम पूछेगा और यहाँ पर आप 10+1 देना है या 10+2 काटना है, वो आपके ऊपर, आपके हाथ में है। ठीक है, या 11+1 देना है। तो जैसे ही आप करेंगे वो उसी रेशो में उसका जो है रेट डिवाइड करके आपको दे देगा। अब इसमें और भी एक चीज होती है, जो लोग जैसे सेल में आप एंटर कर दिया, उसके बाद क्वांटिटी आपने दे दी है यहाँ पे 5 पीस, ठीक है, तो डिस्काउंट और स्कीम तो हमने समझ लिया कि आप यहाँ पे फ्री क्वांटिटी जो है पूरा पूरा दे सकते हैं, डेसिमल में भी दे सकते हैं। आप जो है रेट भी, नेट रेट जिसको बोलते हैं, नेट रेट भी लगा सकते हैं, स्कीम को डिवाइड कर सकते हैं तो नेट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। एक जर्नी में जो होता है कि एक कि सर आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरे को प्रोडक्ट दोगे कितना, जिसको बोलते हैं नेट इंक्लूसिव, मतलब सीधा सीधा आप रेट बता दीजिए। ठीक, तो अभी तक हम उसको एफ रेट जो बोलते थे, फुल टैक्स रेट, भाई आप मुझे बता दीजिए सर आपको ये इतना पड़ेगा, तो मैंने कहा भैया ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट है वो हम आपको 28 रुपीज का आपको नेट पड़ जाएगा। नेट मतलब इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। अभी जो हमने स्लैश करके स्कीम लेस की थी, उससे क्या हो रहा है कि आपका रेट पे स्कीम काट रहे हैं, उसको लॉट रेट बोलते हैं, वो अलग चीज है, उसमें टैक्स अलग से जुड़ता है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ नेट रेट की, मतलब अगर आपको सिंपल बता दिया कि भाई मैं 27 में नेट पे दूंगा, तो वो इंक्लूसिव और टैक्सेस भी वही रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी तक जो पुराना वर्जन थे उसमें आप एफ रेट खोल देते थे, ठीक है, और नए वाले में अगर आप रेट पे स्टार प्रेस कर देंगे, स्टार मल्टीप्लाई वाला साइन, तो एफ रेट आप यहीं से डाल सकते हैं। आपको अलग से कॉलम ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पे 26 में मैं नेट दूंगा, तो वो आपका 26 नेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार वाला नया ऑप्शन आया है, ये भी आप दे सकते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़े। अब इसके अंदर जो है जब आप बिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे डिस्काउंट इस तरह से देते जा रहे हैं, और लास्ट डील भी वो आपको नीचे शो करता है कि आपने लास्ट टाइम क्या रेट पे खरीदा था। ठीक है, और भी सेटिंग्स इसमें हो सकती है। तो सिंपल सिंपल अभी जो बिलिंग करते हैं वो इस तरह से आपका चला जाता है। और इसके बाद आप सेव करके, या एडिशनल आपको कुछ एडलेस करना है तो आप यहाँ नीचे लगा सकते हैं। और प्रिंटिंग के लिए फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितने निकालना है। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो ये 2 कॉपी निकालेगा, फर्स्ट पे ओरिजिनल आएगा और सेकंड पे डुप्लीकेट आएगा। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे लेना है, या टेक्स्ट प्रिंटर मतलब डीएमटी प्रिंटर पे डायरेक्ट प्रिंटिंग जाएगी, ग्राफिक प्रिंटिंग होगी, पीडीएफ हो गया, ईमेल हो गया। तो अगर हम ऑन स्क्रीन करते हैं तो जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो मेरा ऑन स्क्रीन यहाँ पे शो होगा, और यहाँ से आप उसका प्रिंट पीडीएफ और ईमेल ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सेल का। अब इसमें कई बार ये होता है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म देखें सेल का कि
मेरे सामने मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने ओपन कर दिया है। अगर मैं इस पार्टी को दोबारा यहाँ एंटर करता हूँ तो ये देखिएगा कि आपके सामने मुझे शो कर रहा है कि इसके 3 बिल आउटस्टैंडिंग में है और इतने चालान पेंडिंग है, और ये 3 बिल का डिटेल्स भी शो हो रहा है। इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं कि जो उसके प्रीवियस 3 बिल हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ठीक। अब इसमें कंडीशन आ जाती है कि पार्टी लेवल पे कुछ चीज़ें मैं आपको और चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, इसके बाद यहाँ पर जैसे है कि उस कस्टमर के लिए मैं अपना ड्यू डेज वगैरह यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना ड्यू दिन का उसको ड्यू देना है। और इसके अलावा भी कलेक्शन डेज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, या अगर प्रोडक्ट डिस्काउंट पहले से फिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि इस क्लाइंट को हमेशा मुझे 2% डिस्काउंट देना ही है किसी भी कंपनी में वो बिल लेता है। तो इसी तरह पूरा बिल डिस्काउंट भी है और स्कीम वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पार्टी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनवॉइस फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको पर्टिकुलर इस क्लाइंट को इसी फॉर्मेट में प्रिंट आउट देना है तो। इसके अलावा इस क्लाइंट को बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही बिलिंग करना है या इस क्लाइंट को बाय डिफॉल्ट कैश बिलिंग करना है, सिर्फ बिल बनाना है, चालान बनाना है। और डिफॉल्ट रेट मैंने आपको बताया था कि जब पर्चे चढ़ाते हैं तो आपके पास ABCD रेट आते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप रेट अलग से डिफाइन करते हैं तो वो रेट भी आपके कर सकते हैं। वो डिपेंड है कि क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है और वो अलग अलग कैटेगरीज हैं कि रिटेलर्स है कि स्टॉकिस्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटर है कि सेल्फ मार्केटिंग कंपनी है या कोई बड़ी मार्केटिंग कंपनीज है, या मतलब बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, तो सबका पैटर्न अलग अलग हो सकता है। पर जनरल बात करें तो जो मोटा मोटा बड़े लेवल पे जो काम होता है, तो अगर एथिकल कंपनीज हैं तो वो कभी भी ये अलग अलग रेट डिफाइन नहीं करती हैं। मतलब जो स्टॉकिस्ट लेवल है उनको कंपनी से ही प्री डिफाइंड रेट आते हैं कि आपको इसी रेट पे बेचना है। उनका जो रिटेलर्स को जो डिफरेंस होता है वो उनके डिस्काउंट में होता है, वो अपना मार्जिन कम करके उसको देते हैं। ये मान लीजिए एक स्टॉकिस्ट को कंपनी कहती है कि भाई आपका ये MRP है, ये आपका पर्चे रेट है, जिसको हम PTS बोलते हैं, प्राइस टू स्टॉकिस्ट, जो कंपनी स्टॉकिस्ट को बिलिंग करती है। और प्राइस टू रिटेलर मतलब सेल रेट, जिसपे स्टॉकिस्ट रिटेलर को बिल करता है। और तीसरा होता है MRP, जिसपे रिटेलर कस्टमर को सेल आउट करेगा। तो कंपनी ये 3 चीजें फिक्स करके आपकी इनवॉइस में देती है। तो उसका जो मार्जिन है वो मार्जिन में को आगे 10% का मार्जिन है तो वो आगे रिटेलर्स को डिस्काउंट देता है कि भैया आप मेरे से ज्यादा माल खरीदो तो मैं आपको इतना मार्जिन में और एक्स्ट्रा दूंगा। जो आपका प्री फिक्स है MRP टू PTR वो तो है ही, इसके अलावा मैं एडिशनल जो है वो आपको 2%, जैसे मैंने कहा कि मैं CD दूंगा तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। कोई 4 भी देता है, कोई 5 भी देता है, कोई 6 भी देता है, या कोई बहुत बल्क में खरीदता है, भैया ठीक है मैं आपसे 1 लाख रुपए का डेली माल खरीदूंगा। राइट। तो वो डिपेंड है उनकी बिजनेस डीलिंग पे, वो कितना डिस्काउंट उसको देते हैं। या कंपनी की स्कीम्स आती हैं तो स्कीम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और स्कीम में लोग बचा भी सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी बिजनेस डीलिंग किस हिसाब से है। ठीक है। और मान लीजिए मेरी सेल्फ मार्केटिंग कंपनी है। सेल्फ मार्केटिंग कंपनी कह लीजिए कि जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे अहमदाबाद में है, या हब है 40% जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद में होती है। और बद्दी एक जगह है चंडीगढ़ के पास हिमाचल में, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ पर भी जोन है पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं चंडीगढ़ में कि आप भैया आप अपना प्रोडक्ट आपको बनवाना है तो गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटीज हैं वो सारे आप परमिशन लेके आइए कि आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करिए। तो आप अपनी मार्केटिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से प्रोडक्ट बना लीजिए मैन्युफैक्चर से, वो आपके नाम पे बना के देंगे। अब उसकी मार्केटिंग मुझे किस हिसाब से करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं अलग अलग प्राइसिंग रखता हूँ अलग अलग स्टेट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, या स्कीम रखता हूँ या डिस्काउंट रखता हूँ। तो वो आप यहाँ पे सारा सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर उन सभी जगह पे काम करेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड स्टॉकिस्ट हैं या जेनरिक के हैं या सेल्फ मार्केटिंग कंपनीज हैं एंड रिटेलर्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इसमें एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका लिमिट सेक्शन।
कि अगर मैंने स्टॉकिस्ट अगर रिटेलर्स को बिलिंग कर रहा है या कस्टमर को, तो ये बता सकता है कि भाई मुझे यहाँ पे 2,000 तक का उसको उधारी देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। या मैक्सिमम जो है, मैंने कोई भी बिल मेरा है वो 10 दिन से पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 दिन की तो ऑलरेडी मैंने उसको ड्यू डेट दी है कि अगर आप बिल आज बिल से माल लेके जाते हो तो आप विद इन 7 डेज के अंदर मुझे पेमेंट आ जाना चाहिए। तो उसको ड्यू डेज बोलते हैं कि 7 दिन बाद वो मुझे पेमेंट करेगा। फिर मैंने अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है और वो दोबारा माल लेने आता है, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर मुझे क्या अलर्ट करेगा। तो इसके लिए ये कंडीशन बनाई गई है कि आपको उधारी है वो 2000 तक ही देनी है, या मैक्सिमम अगर 10 डेज का लिमिट है, उसके 7 डेज में पेमेंट नहीं देता है और 10 दिन से ऊपर हो गया, तो मैं उसको मुझे सॉफ्टवेयर अलर्ट करेगा। या मैक्सिमम मैं जो है उसके 4 बिल या तक ही पेंडिंग रखूंगा। ऐसा हो सकता है ना कि भाई 7 डेज है, 7 डेज के अंदर उसने 4 बिल ऑलरेडी मुझसे बनवा लिए और पांचवा बिल 5वें दिन फिर आ गया कि सर मुझे स्टॉक दे दीजिए, तो मैं उसको कहूंगा भैया 4 बिल दिए हैं तो मेरा जो लिमिट है वो 4 बिल का या 5 बिल्स का है। आपको छठा बिल चाहिए तो आपको पहला बिल जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर लिमिट आपने यहाँ सेट कर दी अलर्ट, तो वो आपको सिर्फ वार्न करे या उसका स्टॉप करे, या दे सकते हैं। बिल करने जा रहा हूँ वापस राम मेडिसिन को। मैंने एंटर किया तो उसने मुझे दिखाया कि नीचे 3 बिल उसके शो हो रहे हैं। और फिर आके मैं गया तो अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, देखिए नीचे सारा डील्स वगैरह दिखा रहा है। और उसने जो है कैश डिफॉल्ट उसके लेजर में सेलेक्ट किया था, उसने कैश उठा लिया। और डिस्काउंट मैंने पार्टी के लेजर में सेलेक्ट किया था, तो उसने डिस्काउंट भी यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है। अब इस तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं उसको, अगर आप उसका इनवॉइस कैश में सेल कर रहे हैं, तो देखिए उसके आपके सामने ये ऑप्शन आ गया कि उसका जो लिमिट है दैट इज 1800 आपका जा रहा है, और 22 का स्टॉक आप उसको और दे रहे हैं। दैट मीन्स उसका जो है वो क्रॉस हो गया। तो ये एक अलर्ट मैसेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर भी आपने देना है तो आपने दे दिया। अगर वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे तो आपकी बिलिंग स्टॉप हो जाएगी। हमने इसमें आगे 5 लेवल दिए हैं, वो यूजर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस लेवल पे जाके सॉफ्टवेयर उसको अलर्ट करेगा। तो सपोज ये तो एक जनरल अलर्ट हो गया कि भाई मैंने इस पार्टी में लगा दिया कि 2000 का लिमिट है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप भी बिलिंग कर दिया, और अब मैं मान के चलते हैं कि इसको क्रेडिट में इनवाइस बना रहे हैं। ठीक। अब सेकंड लेवल जो है, मान लीजिए उसका 5000 पे है और थर्ड लेवल उसका जो है वो 7000 पे है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेवल ही चेक करेगा। अब लेवल आपको जो चेंज करना है तो वो आप यूजर पे कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर अदर एंट्री में अगर आप देखेंगे, अगर मैं एसयू पे जाता हूँ तो आपका जो लेवल है वो आपका ये दिया है, अकाउंट लिमिट का लेवल आपका कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो वो लेवल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल से आपका अप टू 5 लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक। या आपका जो है वो थर्ड लेवल से स्टार्ट होता है और थर्ड पे ही खत्म हो जाता है। तो ये थर्ड लेवल आपका है। ठीक है। आप देखिए अलाउड क्रेडिट लिमिट इज 7000। ठीक है। हम कल दोबारा सेल पे फिर काम करेंगे।